वैसे जनरली अगर आप देखिएगा तो पॉलिटिशियंस के बच्चे पढ़ते नहीं हैं, लेकिन एक्सेप्शन इज़ द रूल। कुछ जो 12 जो हैं टेररिस्ट जम्मू कश्मीर से आए थे। ये वो टेररिस्ट थे जो कि पुलिस को पकड़ करके और उनको एज ए टारगेट खड़ा करते थे और अपने कैडर को कहते थे कि तुम फायरिंग प्रैक्टिस करो लाइव टारगेट्स का। तो एक बार जब हमारा कांस्टेबल उसको चेक कर रहा था दाग को, तो दाग के अंदर पॉलिथीन में सेल फोन बंधा हुआ था और वो दाग के अंदर डाला हुआ था। तो एक दिन जब उसका जन्मदिन था तो उसने बाहर से मिठाइयाँ मंगवाई, उस सब में सेडेटिव डाला हुआ था। अच्छा, बेहोश होने वाली दवाई उसने सबको खिलाया। फिर उसी गार्ड से चाबी लिया, जब बेहोश हो गया कि गेट खोला, 3 आदमी बाहर गए तो चाबी फिर अंदर फेंक दिया, कोई और बाहर चल गया। गैस सिलेंडर को एक्सप्लोसिव की तरह ही यूज़ किया और दीवार पे मारा और दीवार टूटा। फिर 100-150 प्रिजन जो है कैदी बाहर भागे, लेकिन वहाँ टावर्स होता है, वहाँ पर हमारे कांस्टेबल थे तमिलनाडु पुलिस के, वो एलएमजी के साथ थे, तो उन्होंने वहाँ से फायर चालू किया। जब फायर चालू हुआ तो एलएमजी तो है ही, फायरिंग होती है, जितना लोग भागे तो उससे फिर अंदर आए। देखिए हम फोर्स अच्छी है और कि अंग्रेजी का ज्ञान हम लोग का ब्रिटिश और अमेरिकन से बहुत ज़्यादा है। हेलो सर, कैसे हैं आप? और सोचा आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ सर। तो सर आप मतलब 8th क्लास में अपने मतलब जैसा कि मैंने न्यूज़ में पढ़ा है कि आप पढ़ाई छोड़ दी थी, फिर उसके बाद आपने खेतों में काम किया, फिर उसके बाद वापस दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया, तो कहाँ से इंस्पायर हुए आप लोग? ऐसे था कि मैं उस वक्त विकास विद्यालय गांधी में पढ़ रहा था और अचानक मेरे पिताजी ने, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, सोचा कि वो गांव शिफ्ट कर गया। तो हम लोग एकाएक जो है रांची से, पिताजी रांची से हम लोग गाँव आ रहे हैं। और गाँव जैसे ही आए तो जो हमारे चाचा लोग थे उन्होंने डिवीज़न मांगा, बंटवारा हो गया। और मेरे पिताजी को की स्वतंत्रता से सुना नहीं रहे और एमएलए एमपी रहे, तो वो जानकारी, उनको खेतों की जानकारी कम थी। तो मैंने ही जो है वो पूरा ज़मीन बंटवारा किया और फिर मैंने खेती करना चालू किया। उस वक्त मैं 7th का मैंने फाइनल दे दिया था, तो 8th 9th 10th जो है मैं पढ़ नहीं पाया और खेती मैंने करवाई। और मेरे समय में ही उस क्षेत्र में कैश क्रॉप, परवल का क्रॉप मैंने वहाँ चालू करवाया। तो ये था और वो छोड़ कर के फिर पढ़ाई की तरफ आने का एक कारण था कि एक बार जब मैं 4-5 ट्रैक्टर ट्रैक्टर तो था नहीं उस समय, बैलगाड़ी जातियाँ और ज़्यादा थी, तो उसमें मैं परवल बेचने के लिए सहरसा मार्केट आया और मार्केट में परवल बेचा। और पान खाने के लिए एक ढाला पर एक दुकान था, वहाँ मैं गया, तो वहाँ मेरे गांव के सबसे पहले ग्रेजुएट थे, उनका नाम था बिंदेश्वरी प्रसाद यादव, वो टीचर थे। और उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई तुम खेती कराओगे क्या? मैंने पूछा क्यों? वे तुम्हारे 3 भाई है, वो सब सहरसा में पढ़ रहा है, तुम जो है खेत में हो, खेती करवा रहे हो। उससे जो है हमें काफ़ी दिल को चोट पहुंची। और फिर मैंने पिताजी को कहा कि मैं पढ़ने नहीं जा रहा हूँ उस समय, साथ फिर मैं सहरसा आई है और प्राइवेट से फिर मैंने वहाँ एक स्कूल होता था, मनोहर हाई स्कूल, वहाँ मैंने एडमिशन लिया। और फिर मैंने वहाँ पर 1980 की बिहार माध्यमिक परीक्षा मैंने दी। वहाँ से फिर मुझे आर्ट्स में मुझे फर्स्ट डिवीज़न आया और उस साल डिस्ट्रिक्ट में आर्ट्स में कोई फर्स्ट डिवीज़न नहीं था। उसके बाद मैं पटना कॉलेज गया, जहाँ मैंने इंटर आईए, उससे मैंने इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स और बीए सोशियोलॉजी ऑनर्स 82 84, जिसका कि मैं टॉपर रहा, फर्स्ट क्लास फर्स्ट, गोल्ड टू बडवाइजर्स। और फिर उसके बाद में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स चला गया, वहाँ पर एमए किया और एमफिल कर रहा था। और मेरा टॉपिक था एमफिल में अनटचेबिलिटी अमंग अनटचेबल्स, और मेरे गाइड थे डॉक्टर एंद्रे बेते, रिनाउंड सोशलॉजिस्ट है वो। और उसके बाद मैं 1 साल जेएनयू में भी रहा, जहाँ के मेरे गाइड जो हैं प्रोफेसर योगेंद्र सिंह थे। खेत से पढ़ाई करती कहानी ये। अच्छा। तो
सर मतलब आपके फादर जैसा कि आप बोले अभी 3 टाइम के आप एमपी रह चुके हैं, फिर एमएलए भी रह चुके हैं। तो फिर आपने आईपीएस क्यों जॉइन किया? मतलब स्टार्टिंग से ही तो पॉलिटिक्स पे मतलब जा सकते थे। नहीं, क्या था कि पिताजी हमेशा कहते थे कि पहले अपने आप को सबल कर लो। और हम 4 भाई थे और हम लोग वैसे जनरली अगर आप देखिएगा तो पॉलिटिशियंस के बच्चे पढ़ते नहीं हैं, लेकिन एक्सेप्शन इज़ द रूल, मतलब एक्सेप्शन भी होता है। तो उसमें जो है मेरा बड़ा भाई जो है वो डॉक्टर है एंड अभी वो इज़ मेडिकल सुपरिटेंडेंट नालंदा डेंटल मेडिकल कॉलेज। मेरा छोटा भाई जो है वो एसडीपीओ है अभी बिहार में। तो हम लोग पढ़े और पॉलिटिक्स में आने का कारण था कि मेरे बाबू हमेशा ये कहते थे कि ज़िंदगी में 3 फेजेज़ आते हैं, 3 स्टेजेस। तो वो कहते थे कि पढ़ो टू लर्न, कमाओ टू अर्न, लौटाओ टू रिटायर। और जो आपने समाज से दिया है उसको आप वापस कीजिए। और तमिलनाडु में जो मैंने सेवा दी तो उसके लिए आई वाज़ बीइंग पेड। हाँ। तो वो सेवा नहीं थी वो तो पार्ट ऑफ योर जॉब। सेवा वो होती है जो आप निस्वार्थ भाव से करें। तो वो कहीं ना कहीं था और इसलिए फिर मैंने जो है बीआरएस लिया और कांग्रेस पार्टी मैंने ज्वाइन किया और अभी काम कर रहा हूँ। तो वहाँ पे आप तमिलनाडु में इलेक्ट्रिकल कॉर्पोरेशन कंपनी है, तो वहाँ पे आपने रेड वगैरह किया था, तो वहाँ पे कैसा रहा? नहीं वो दीदी मतलब तमिलनाडु में मैं करीब 35 साल के दौरान जो है करीब मैं 16 से 17 साल तमिलनाडु में रहा और 16 17 साल ही मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में डिप्टीशन किया। हमारे टाइम में जब लोग एएसपी थे उस समय में एलटीटी का काफ़ी वो था, प्रकोप था। और हम लोग को एलटीटी का ट्रेनिंग कैंप आर्म्स ये सब डेट करना था। तो काफ़ी टफ रहा वहाँ पर, खास करके जब एलटीटी का वर्चस्व था वहाँ पर, क्योंकि ट्रेनिंग उनकी यही होती थी। बट आफ्टर राजीव गांधी का जो रजिस्ट्रेशन हुआ उस समय भी मैं तमिलनाडु में ही अंडर ट्रेनिंग था, तो वो मेरा टफ रहा। बाकी तो फिर उसके बाद में मैं 3 दिनों का कप्तान रहा विरुदुनगर तिरुचि और टीसी भी मदुरई। उसके बाद में डिप्टीशन पर सॉरी हमारी एक जो है बटालियन वो दिल्ली में है और दिल्ली का जो फेमस जेल है तिहाड़ जेल, वो उसकी सिक्योरिटी तमिलनाडु पुलिस के पास है। तो मैं 96 से 98 तक मैं तिहाड़ जेल का कमांडेंट रहा और उस समय बड़े बड़े टेररिस्ट जो थे कश्मीर के वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, लाइक चंदा स्वामी थे। और तो वो रहा तक। उसके बाद यूएन पीस कीपिंग फोर्स बोस्निया में चला गया, वो मैं वहाँ पर करीब 1.5 साल रहा। बोस्नियन वार जो होता है ना, बोस्निया वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस है? वहाँ क्यों मतलब इंडिया के आईपीएस अफसर को भेजा गया था, तो आप टॉप में आते होंगे तभी तो भेजा गया। कंटीजेंट जो है वो हर एक कंट्री से आता था और इंडियन कंटीजेंट गया तो करीब हमारे साथ 106 पुलिस ऑफिसर्स थे। उसमें करीब 8 9 आईपीएस ऑफिसर्स थे और हमें एक एरिया दिया गया था। तो उस एरिया को हम लोग हेड कर रहे थे और हमारा काम था कि जो वहाँ की सिविल पुलिस थी और जो नेटो फोर्स था उस दोनों में सामंजस्य और जाति ना हो लोकल पुलिस द्वारा, क्योंकि इतनी वॉर था, क्रिश्चियन वर्सेस मुस्लिम हो गया था, करोड़ वर्सेस मुस्लिम हो गया था। तो वो कम्युनल कन्फ्लिक्ट ना हो उसके लिए हम लोग लोकल पुलिस को मॉनिटर करते थे। तो हम लोग का वहाँ पर था ही नाम पुलिस मॉनिटर्स, सिविल सर्विस मॉनिटर्स। तो वो कोऑर्डिनेशन वो करते थे कि कोई एस्केलेशन ना हो और जो माइग्रेशन हुआ था तो प्रॉपर्टी का लूटपाट ना हो। वो वहाँ पर रहा। उसके बाद मैं वापस आया और वापस आने के बाद में मैं फिर 5 साल मैंने इंटरप्रेशन किया विद सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। मैं 1 साल कमांडेंट पीएच भोपाल रहा, फिर उसके बाद हेडक्वार्टर में रहा जहाँ मैंने एआईजी पर्स, एआईजी एडमिन, उसके बाद ऑन प्रमोशन डीआईजी फायर एंड इंडक्शन एंड एयरपोर्ट। उसके बाद फिर मैं तमिलनाडु लौट गया, वहाँ फिर जा कर के मैंने कमिश्नर ऑफ पुलिस तिरुनेलवेली रहा, डीआईजी मदुरई रेंज रहा,
फिर प्रमोशन के बाद हेडक्वार्टर आ गया मैं, वहाँ पर आईजी और एडीजी पे रहा। फिर 2015 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में एज एडवाइजर सिक्योरिटी आया 5 साल के लिए। उस समय जो है पूरे ऑयल सेक्टर, मतलब इंडियन ऑयल का पूरा सिक्योरिटी इन द कंट्री और आउटसाइड कंट्री, उसका मैंने पॉलिसी किया, इम्प्लीमेंटेशन किया। वहाँ पे क्या-क्या किया? कुछ डिटेल में थोड़ा वो ये था कि जैसे भी आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, अब आपके पास जो है मोर देन 22,000 किलोमीटर का पाइपलाइन है। हाँ। आप पाइपलाइन से ही आप पेट्रोल भेजते हैं। जैसे कि जो आपका रिफाइनरी बरौनी में है, ये इसका ऑयल आता है असम से, क्रूड ऑयल आता है, यहाँ रिफाइंड होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन है तो उसमें चोरी भी होती है और कभी कभी जो है फायर एक्सीडेंट हो जाता है। फिर इनका जितना भी प्लांट्स है, चाहे वो गैस फिलिंग प्लांट हो, चाहे पेट्रोल बंक्स हो, या जो इनका डिपो है, सब तो ज्वलनशील है। तो उसका सेफ्टी और सिक्योरिटी इसको हमको देखना था। तो हम लोग ने हमने जो है इसके लिए नई पॉलिसीज एंड न्यू इक्विपमेंट्स, ड्रोन का यूज, सब तो हाँ काफ़ी कुछ है। क्योंकि आप आपका कोई जो प्लांट है, कोई ऊपर से भी तो आकर के फेंक सकता है हाँ। जमीन पर तो वजन। जैसे कि गल्फ कंट्री में जो है एक रिफाइनरी को सिर्फ जो है ड्रोन से उड़ा दिया था। अरे! तो ये काफ़ी हाई लेवल का था और मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में था इंडियन ऑयल के। उसके बाद मैं फिर ऑन प्रमोशन में बैक चला गया तमिलनाडु। वहाँ मैंने डीजीपी टेन जो 10 जो है वो एज ए इलेक्ट्रिकल कंपनी का? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है गवर्नमेंट का, वहाँ रहा। फिर मैं होमगार्ड में रहा, फिर वहाँ डायरेक्टर जनरल फायर एंड रेस्क्यू सर्विस में रहा मैं। और फिर मैंने 23 में वीआरएस ले लिया और बीआरएस? वॉलंटरी रिटायरमेंट। अच्छा, हाँ, तो ये क्यों लिया? मतलब 3 महीना बचा था ना? नहीं, और भी थे टाइम तो, क्योंकि हमें पॉलिटिक्स में आना था तो इलेक्शन कंटेस्ट करना था, तो फिर आ गए। तो मैं समस्तीपुर के लिए कोशिश में था, लेकिन कुछ हुआ, टिकट नहीं हुआ। लेकिन अभी मैं कांग्रेस में हूँ और रसोड़ा विधानसभा से मैं तैयारी कर रहा हूँ। इसलिए आप यहाँ भी आए हैं, ये जो रसोड़ा टाउन है। जी जी। अच्छा, सर तिहाड़ जेल के बारे में कुछ बताइए ना, इतना नामी है। वहाँ पे कुछ ऐसा इंसिडेंस जो आपके साथ मतलब देखा हो, बताने लायक हो? देखिए, ऐसा है कि तिहाड़ जेल में कई तरह के अपराधी आते हैं। कुछ तो अंडर ट्रायल हैं और कुछ जो है कन्विक्ट्स हैं। अच्छा। तो जो कन्विक्ट्स हैं, जैसे कि कुछ जो 12 जो हैं टेररिस्ट जम्मू कश्मीर से आए थे। ये वो टेररिस्ट थे जो कि पुलिस को पकड़ करके और उनको ऐसे टारगेट खड़ा करते थे और अपने गार्डर को कहते थे कि तुम फायरिंग प्रैक्टिस करो, लाइव टारगेट्स का। तो वैसे थे फिर चंदा स्वामी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे। और काफ़ी लोग जो ठग रहे हैं, एक एक कश्यप था। तो वहाँ पर क्या होता है कि जेल के अंदर कोई भी इलीगल चीज़ें नहीं जानी चाहिए। हाँ। आपने पढ़ा होगा कई बार कि जेल के अंदर जो है गांजा, चरस या ब्लेड। तो वहाँ चेकिंग भी हम लोग के हाथ में था और हम लोग ने काफ़ी बार ये देखा कि जो कभी कभी किसी का अगर खाना नहीं आता था तो उस खाने पर हम लोग को चेक करना होता था। जैसे कि चंदा स्वामी को कोर्ट से ऑर्डर था कि इनका खाना बाहर से आएगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि हेल्थ का कुछ था, इशू था। तो एक बार जब हमारा कांस्टेबल उसको चेक कर रहा था दाल को, तो दाल के अंदर पॉलिथीन में सेल फोन बंधा हुआ था और वो दाल के अंदर डाला हुआ था। तो टफ काम था, क्योंकि फिर आपको प्रिजन डिपार्टमेंट के साथ, दिल्ली पुलिस के साथ, क्योंकि जो जिनका ट्रायल चल रहा है वो आएंगे और कौन जाएंगे, वो तो उनके साथ कोऑर्डिनेशन करना होता था। तो ऑन द होल काफ़ी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि आप हार्ड को क्रिमिनल के साथ भी आप पिक करते थे। और तमिलनाडु पुलिस का वहाँ पर ट्रिब्यूट करने का सबसे बड़ा कारण रहा कि वो हिंदी नहीं बोलते। तो इसलिए वो तमिल बोलते हैं, तो वो कनाई नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हाँ, कि वो जो यहाँ जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनके साथ उनका 60 क्या बोलते हैं आप उसको, कनावेज की, मतलब कि आप एक जो वहाँ रह रहे हैं
उसका और हमारे कांस्टेबल के साथ इनका तालमेल नहीं हो सकता है क्योंकि लैंग्वेज नहीं आती है, समझ रहे हैं आप? तो काफ़ी अच्छा रहा वो और अलग तरह का एक्सपीरियंस था। अच्छा, ये टेररिस्ट का जो बताए वो खड़ा करके फायरिंग सिखाते हैं, तो उन लोग को कुछ अलग टाइप की सजा नहीं दी जाती है? सज़ा नहीं देखिए आप जेल अथॉरिटी को सज़ा देने का कुछ उनको सिर्फ़ एक्यूज़ या पीटी मतलब जो पेंडिंग ट्रायल केसेस हैं उनको वहाँ रखते हैं सर। तो जो लोग क्या होता है कि वहाँ भी ए बी सी कैटेगरी होता है और बेस्ड ऑन सिक्योरिटी थ्रेट आपको जो है अलग सेल में किया जाता है। तो जो लोग खूंखार हैं उनके लिए सेल अलग रहता है। उनको चांस नहीं दिया जाता है कि वो नॉर्मल लोगों से मिले। तो जेल वालों को ऐसा कोई रूल नहीं है कि वो सजा देंगे। उनका काम है सिर्फ उनको वहाँ पर रखना है। उनका बिहेवियर कैसा होता है नॉर्मल लोगों से, टेररिस्ट का? डिपेंड करता है, कुछ लोग अच्छे रहते हैं, अच्छा, अच्छे विकास, अच्छे मतलब जेल में शांत रहे। शांत रहते हैं, हाँ। लेकिन जो कुछ क्रिमिनल्स हैं, गैंगस्टर्स हैं, हम्म, वो तो जेल में फिर अपन चाहते हैं कि मेरा दांत चले, तो वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। लेकिन पुलिस फोर्स है, सिक्योरिटी फोर्स है, तो वो कंट्रोल में रहते हैं। लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ तो होते ही रहता है। गैंग और चलता है अंदर में, हम बड़े तो हम बड़े। तो आप जब थे वहाँ तो कोई गैंग वैंग बना था? नहीं हाँ, हम लोग के हमें वहाँ 2 साल रहा और कुछ गैंग थे जो कि चार्ल्स सोबराज के साथ के जो लोग आए हुए थे। बट ठीक है, चार्ल्स सोबराज जो था वो ज़्यादातर जो है जब जेल में था वो चार्ल्स सोबराज बहुत बड़ा क्रिमिनल रहा, बिकनी किलर्स कहा जाता है। वो थाईलैंड में करीब 7 मर्डर हुआ था सिर्फ फीमेल्स का। तो उसके बाद वो यहाँ आया था, तो वो वही क्या? वही किया था। चार्ल्स सोलर अभी भी था, वो अभी शायद छूटा है। उसके बाद वो आधा फ्रेंच है, जैसे भी नाम उसका आपको कह रहे। तो गैंग वहाँ अभी भी है और गैंग वहाँ अंदर चलता है, बट पुलिस फोर्स है और दिल्ली प्रिजन डिपार्टमेंट वहाँ पर है, तो ठीक है। तो तो 4 साल वहाँ शांत रहते थे? वो तो जेल तोड़ के भी तो भागा था एक बार। नहीं, ये सब भी हुआ। हाँ, वो ये तोड़ के आता कि वो इतना पॉपुलर था वो जेल के अंदर में कि उसको जितने कैदी लोग थे वो तो सलाम करते थे, क्योंकि उस सबका वो एडवोकेट था। उसने इतना पढ़ लिया था कि सबका केस बना लेता था, क्या उसको आर्ग्यू करना है वो सब बनाता था और वेल बिहेव था। तो एक दिन जब उसका जन्मदिन था तो उसने बाहर से मिठाइयाँ मंगवाई, उस सब में सेलिब्रिटी डाला हुआ था। अच्छा, बेहोश होने वाली दवाई उसने सबको खिलाया। फिर उसी गार्ड से चाबी लिया, जब बेहोश हो गया कि गेट खोला, 3 आदमी बाहर गए, तो चाबी फिर अंदर फेंक दिया, कोई और बाहर चल गया। इस तरह मतलब जेल ब्रेक जो किया है वो बेहोश कैसे किया था। सो एक दो बार और भी जो था कि एक बार किसी एक्यूज ने क्या किया कि वो गैस सिलेंडर को एक्सप्लोसिव की तरह ही यूज किया और दीवार पे मारा और दीवार टूटा। फिर 100-150 प्रिजन जो है कैदी बाहर भागे। लेकिन वहाँ जो टावर्स होता है वहाँ पर हमारे कांस्टेबल थे तमिलनाडु पुलिस के, वो एलएमजी के साथ थे, तो उन्होंने वहाँ से फायर चालू किया। जब फायर चालू हुआ तो एलएमजी तो है ही, फायरिंग होती है, जितना लोग भागे थे वो सब फिर अंदर आए। अच्छा, और काफ़ी इंटरेस्टिंग था वो। बट वो मेरे से ठीक पहले हुआ था, मेरे इंटरव्यू से ठीक पहले हुआ। आपका इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कैसा था वहाँ आप जब गए? ऑस्ट्रेलिया में वो थे तो वो इंटरनेशनल फोर्सेस थी वहाँ पर आपके पास यूएसए की पुलिस थी, सिविल सर्विस के, पाकिस्तान, बांग्लादेश, पूरे वर्ल्ड के हर एक कंट्री के लोग उ- उस जगह थे और हम लोग एक साथ काम करते थे। उसमें हम लोग को पता क्या क्या चला कि पुलिस फंक्शनिंग और देशों में कैसी है और हमारे यहाँ कैसी है, तो वो कंपैरेटिव एक रहा। फिर कैसी है ये यूएस की, मतलब कैसी है? देखिए हम फोर्स अच्छी है और बट हम लोग देखा है कि अंग्रेजी का ज्ञान हम लोग का ब्रिटिश और अमेरिकन से बहुत ज़्यादा है। अंग्रेजी का क्या? हम लोग उनके रिपोर्ट्स को हम लोग करेक्ट करते थे। अरे अरे। बोलना अलग बात है, लेकिन
ग्रामेटिकल लिखना और बोलना ये इंडियन से बेहतर और कोई नहीं जानता। तो एक बार इंटरनेशनल स्कॉलर्स हुआ कि वहाँ जब 7 बजे के हम लोग नेटो के साथ हम लोग काम करते थे, तो उनका फंक्शनिंग क्या है वो हम लोगों ने जाना अच्छे से। सो ऑन द होल क्वाइट गुड एक्सपीरियंस। जी थैंक यू सर फॉर कमिंग इन द पॉडकास्ट। थैंक यू है।